तो आज दो बड़े खुलासे आप लोग देखने जा रहे हैं देश हित में। ये दोनों खुलासे मुंबई के हाई प्रोफाइल सचिन वजह केस से जुड़े हुए हैं। अगले आधे घंटे तक आज आप जी न्यूज पर इसी केस से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबरें देखने जा रहे हैं। पहला खुलासा, मनसुख हिरेन को किसने मारा, और दूसरा विस्फोटक खुलासा, स्कॉर्पियो में जिलेटिन की प्लानिंग आखिर कहां हुई थी, ये आज आप जानने जा रहे हैं। दो खुलासे आज मुंबई के सबसे बड़े मामले के को संदिग्ध स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन की एक एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं देश हित में। तो सबसे पहले बात सचिन वजह की जिलेटिन कॉन्स्पिरेसी की सबसे पहले कर लेते हैं। स्कॉर्पियो जिलेटिन केस में बड़ा खुलासा, संदिग्ध स्कॉर्पियो में जिलेटिन की प्लानिंग कहां हुई। देशहित में जी न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव। 25 फरवरी को जब मुंबई में संदिग्ध स्कॉर्पियो नजर आई और उसमें कई जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। तब से लेकर 2 हफ्ते से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर जिलेटिन भरी कार को प्लांट करने का मकसद क्या था, इसकी प्लानिंग कहां रच गई। आज जी न्यूज आपको इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देगा। जी न्यूज पर सबसे विस्फोटक खुलासा होने जा रहा है। एनआईए से मिली बड़ी जानकारी यह है कि स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने की पूरी कथा मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लिखी गई। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक सचिन वजह ने इसी होटल में रुककर इस साजिश पर सबसे बड़ा प्लान बनाया था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने की पूरी प्लानिंग इसी होटल में की गई थी। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर जो जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो कार छोड़ दी जाती है, क्या उस मामले का संबंध होटल ट्राइडेंट से निकलकर सामने आता है? एनआईए के सूत्रों की माने तो यह संबंध है, क्योंकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी सचिन वजह, जो उस वक्त उस केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी कुछ दिन रहा है, वो 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इसी होटल में ठहरता है। हालांकि ये खुलासा अंत नहीं है, ये कहानी इतने परीखत नहीं होती। एनआईए ने 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होटल की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे पता चला कि सचिन वजह 16 फरवरी को इनोवा कार से होटल में आया और 20 फरवरी को लैंड क्रूजर प्राडो कार से होटल से बाहर निकला। इस दौरान वो होटल में फर्जी आईडी पर रहा। होटल में उसने अपना नाम तक बदला हुआ था। अब तो बैग ले जाते हुए दिखा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एक बैग में काफी ज्यादा कैश था। इसके अलावा एनआईए को 2 और गाड़ियों की भी तलाश है। एक सफेद रंग की मर्सिडीज, दूसरी कार है निसान कंपनी की। एनआईए के मुताबिक सफेद रंग की मर्सिडीज के मालिक से मिलने के लिए एनआईए की टीम भी गई थी। वहां क्या पता चला, इस सवाल से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया कि सचिन वजह ने स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखने का प्लान मुंबई के होटल ट्राइडेंट में बनाया था। 16 तारीख से 20 तारीख तक सचिन वजह वहां पर था। अब आपको दिखाते हैं कि सचिन वजह केस से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, मनसुख हिरेन की हत्या पर। यकीन मानिए, ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे विस्फोटक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या आपको पता है, 2 मार्च को सचिन वजह ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में बैठकर मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची थी। जी हां, मुंबई पुलिस मुख्यालय में बैठकर मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची थी। महाराष्ट्र एटीएस का तो यही दावा है, लेकिन क्यों मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा करने वाली ये रिपोर्ट देखिए और आपके जहन में जितने भी सवाल हैं मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े, इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई सवाल नहीं रहेगा आपके जहन में। मुंबई के पास ठाणे की ये तस्वीर मनसुख हिरेन हत्याकांड को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हुई। ठाणे में कलवा क्रीक की ये वही खाड़ी है जहां से 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था। सोमवार की दोपहर को यहां महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम 2 लोगों को साथ लेकर पहुंची। ये है विनायक शिंदे,
मुंबई पुलिस में कभी कांस्टेबल था, लेकिन मुंबई के चर्चित लखन भैया फेक एनकाउंटर मामले में दोषी पाए जाने के बाद इसे जेल हुई और पिछले वर्ष ही लॉकडाउन के समय ये जेल से पैरोल पर बाहर आया था। मनसुख हिरेन की हत्या में इसी विनायक शिंदे का कनेक्शन बताया जा रहा है। रविवार को महाराष्ट्र एटीएस ने इसके साथ ही एक बुकी नरेश को भी गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त मनसुख हिरेन को मारा गया उस वक्त वहां 10 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ वाले भी हैं। एटीएस का दावा है कि तब यहाँ शिंदे भी मौजूद। मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को मारने की साजिश 2 मार्च को रची गई और वो भी मुंबई पुलिस मुख्यालय में रची गई। इस साजिश वाली मीटिंग में वाजे के अलावा और 2 लोग भी मौजूद थे। सचिन वजह ने ये साजिश इसलिए रची क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि जिस तरह से मनसुख की हत्या सुर्खियों में है, उसके बाद जांच का आदेश महाराष्ट्र एटीएस या फिर सेंट्रल एजेंसी को दिया जा सकता है। खुलासे इतने पर ही खत्म नहीं होते हैं। सचिन वजह ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में झूठे सबूतों से हमेशा ये भी साबित करने की कोशिश की कि 4 मार्च को जिस वक्त मनसुख की मौत हुई उस वक्त वो मुंबई के डोंगरी में एक बार पर छापा मारने पहुंचा था। इसके लिए डोंगरी पुलिस स्टेशन की डायरी में समय भी रजिस्टर किया गया, जिसके मुताबिक रात 11:50 से ये रेड शुरू हुई, जो रात 2:20 पर खत्म हुई। 19 मार्च को एटीएस ने कोर्ट में यह भी बताया था कि सचिन वजह झूठे सबूतों के आधार पर यह बताने में जुटा था कि हिरेन मनसुख की मौत के वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं था। 4 मार्च को जब हिरेन मनसुख की मौत हुई उस दिन सचिन वजह के सीडीआर के मुताबिक ना ही उसने किसी को कॉल किया था, ना ही उसको किसी का कॉल आया था, सिर्फ उसे मार्केटिंग के 4 मैसेज आए थे। सचिन वजह ने ये सब कुछ जांच भटकाने के लिए किया था। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। एनआईए ने जिलेटिन की प्लानिंग का पर्दाफाश किया है। कुल मिलाकर देखें तो अभी की तस्वीर ये है कि मुंबई के इस सबसे हाई प्रोफाइल केस से पर्दा उठता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब एक तरफ आप समझिए कि सचिन वजह का केस सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन एक सवाल आज पूरा दिन, यकीन मानिए पूरे दिन इस पर सियासत होती रही। गलियारों, सियासी गलियारों में जबरदस्त हंगामा रहा। सवाल ये कि 15 फरवरी को आखिर कहां थे महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख। इस सवाल को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति पूरे दिन गरमाई रही। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ। बीजेपी ने एनसीपी को सबूतों के साथ घेरा। यही नहीं, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी गई, सरकार बर्खास्तगी की मांग कर दी गई। 15 फरवरी को कहां थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। इस सवाल पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि सोमवार को देशमुख का बचाव करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि वो फरवरी में कोरोना वायरस से संक्रमित थे, 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद लंबे वक्त तक घर पर क्वारंटीन रहे। तो आप सब कह रहे हैं कि क्वारंटीन थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। ये मेरे पास सर्टिफिकेट सर आप सर देखिए ना, ये 15 फरवरी का डेट है प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। शरद पवार के इसी दावे पर बीजेपी ने तुरंत सवाल उठाए। ट्विटर पर अनिल देशमुख का एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी के इस हमले के बाद देशमुख को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो 15 फरवरी को नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे और अस्पताल से नीचे आने के बाद पत्रकारों से बात की थी। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए
करके जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी कहानी शुरू कहां से होती है। असल में शनिवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुख्यमंत्री को लिखी गई एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई थी। ये चिट्ठी सचिन वजह केस में पूर्व पुलिस कमिश्नर का गृह मंत्री पर एक तरह से लेटर बम था, जिसमें उन्होंने देशमुख पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों से 100 करोड़ की वसूली के लिए टारगेट देने का आरोप लगाया था और ये दावा भी किया था कि देशमुख ने वसूली के सिलसिले में ही मध्य फरवरी से लेकर महीने के अंत तक अपने आवास पर पुलिस अधिकारियों को कई बार बुलाकर मुलाकात की थी। शरद पवार ने इसी दावे पर देशमुख का बचाव करते हुए परमबीर को झूठा करार दिया, लेकिन परमबीर सिंह इसके बाद फिर से सामने आए और उन्होंने देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग कर दी। इतना ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए और याचिका दायर करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन हंगामा तो होना ही था, सो हुआ और संसद के दोनों सदनों में परमबीर के 100 करोड़ वसूली के आरोपों पर जमकर वार पलटवार हुआ। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की तो शिवसेना ने बीजेपी को आग से न खेलने की चेतावनी दी। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को ढील देने के मूड में नहीं है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए परमबीर सिंह की तरफ। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो क्या आपको याद है आज से ठीक 1 साल पहले इस वक्त आप क्या कर रहे थे? याद नहीं तो आपको याद दिला देते हैं। आप 22 मार्च 2020 को यानी पिछले साल इस वक्त अपने घर में अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, क्योंकि आज ही के दिन 2020 में जनता कर्फ्यू लगाया गया था और हर कोई अपने अपने घरों पर ही था। जनता कर्फ्यू के 1 साल बाद कोरोना की स्थिति वापस से बिगड़ रही है। अब तो देश में हर रोज 46,000 से ज्यादा, सही सुन रहे हैं, हर रोज 46,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। पिछले साल 22 मार्च की बात करें तो कुल केसेस की संख्या ही 360 थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना की स्थिति पिछली बार से कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है और 2021 में ये खतरा 2020 से बढ़ा भी है और बड़ा भी है। याद कीजिए ये तस्वीरें, याद कीजिए वो वक्त जब देश ने पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखी थी। जब सड़कें सुनसान गई थी, मोहल्ले और गलियां वीरान हो गए, खुद से अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। मार्च 2020, ठीक 1 साल पहले 22 मार्च 2020 को देश भर में जनता कर्फ्यू लगा था। 12 घंटों के लिए लागू जनता कर्फ्यू में लोगों ने खुद पर कर्फ्यू लगाया था। जनता कर्फ्यू सफल हुआ था क्योंकि लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी इच्छा शक्ति दिखाई थी। जब 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था तो पूरे देश में कोरोना के कुल 360 केस थे और तब पूरे देश में कोरोना से सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई थी। अब ठीक 1 साल बाद 22 मार्च 2021 को देश में कोरोना के 3,34,000 एक्टिव मरीज हैं। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 46,951 नए केस आए हैं, जबकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर कोरोना से 212 लोगों की जान जा चुकी है।
इन दो तस्वीरों से आप ही अंदाजा लगाइए कि 22 मार्च 2020 ज्यादा खतरनाक था या फिर 22 मार्च 2021 ज्यादा डरावना है। जनता कर्फ्यू को पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल जब जनता कर्फ्यू लगा था तब देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की शुरुआत हुई थी। तब रोजाना दहाई और सैकड़ों में कोरोना के नए केस सामने आते थे। तब देश भर में जनता मास्क भी पहनती थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करती थी। बाईस मार्च 2020 को शाम 5:05 पर आपने भी 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील पर देश भर में लोग अपने घरों की बालकनी, गली और छतों से ताली थाली बजा रहे थे। इसमें झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक शामिल थे। ताली थाली बजाने का मकसद कोरोना को रोकना नहीं था, बल्कि मकसद था उन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाना जो कोरोना की लड़ाई में दिन रात लगे हुए थे। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना भारत ने ही दुनिया को सिखाया। दुनिया के कई देशों ने फिर भारत की तरह अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान किया। – 2020 में जितनी पाबंदियों के बाद देश संभला था, अब कुछ लोगों की गलती की वजह से फिर कोरोना के हालात बिगड़ सकते हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि लोगों ने पिछले साल का डर भुला दिया है। महाराष्ट्र के कोरोना आंकड़े सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। 2020 में भी जनता कर्फ्यू के दिन पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 67 केस थे। अब 1 साल बाद महाराष्ट्र में कोरोना के हालात देखिए। बीते 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 30,535 नए केस सामने आए हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की 1 साल पहले की और आज की तस्वीर आपको बताते हैं। 22 मार्च 2020 को इंडिया गेट से लेकर चांदनी चौक तक जनता कर्फ्यू का असर दिख रहा था। तब दिल्ली में सिर्फ 29 कोरोना केस थे और 22 मार्च 2021 में कोरोना 800 से ज्यादा नए मामले रोज आ रहे हैं। जनता कर्फ्यू के 1 साल रोजाना फिक्र नजर आ रहे हैं, जबकि कोरोना अब कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में है। बावजूद इसके जनता ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। कईयों के चेहरे पर मास्क ही नहीं दिखता है। जिनके चेहरे पर मास्क होता है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो लोग जैसे भूल ही गए हैं। मास्क किधर है? ये फोटो खिंचवाने के लिए तो निकाला, अभी रिमूव किया था। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी जस्ट निकाला है। तो कोरोना का डर खत्म हो गया? नहीं, अभी क्यों खत्म हो गया? मास्क कैसे हटाया? अभी लगा लेता हूँ जी मास्क। अरे बाप रे, ये अभी तो निकाला। क्यों निकाला? अरे ये भाई यूट्यूब वाले मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? अच्छा रुक के बात तो करिए, रुक के। अब देखो रिकॉर्ड तो हो ही गया। कुछ कारण नहीं, गर्मी लग रही थी इसलिए अभी थोड़ा निकाल दिया। अच्छा, कोरोना से डर, घबराहट कुछ नहीं? वो तो कुछ नहीं। लोगों के पास मास्क नहीं लगाने के बहाने तैयार रहते हैं, जबकि लोग ये नहीं जानते कि कोरोना कोई बहाने नहीं सुनता। मास्क नहीं लगा रखा था आपने? नहीं लगा तो रखी, बस वैसे निकाला था। हाँ वैसे ही। बात तो करिए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? बस ऐसे ही तो निकाला था, फिर लगा तो रखी था। भाई साहब, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया है। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप लोग? जेब में डाले। आप क्यों नहीं मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप? जेब में डाला हुआ है। जेब में डाला हुआ है। मास्क नहीं पहन रहे हैं आप, पब्लिक प्लेस में है, क्या जरूरी नहीं है मास्क पहनना? सर जरूरी है। पिछले साल का वो वक्त भूल गए जब लोग कोरोना से दम तोड़ रहे थे, लोग अपनों का ही साथ छोड़ रहे थे। आज सब कुछ सामान्य है तो कुछ लोगों की लापरवाही कईयों को मुसीबत में डाल सकती है। बीते 1 साल में भारत ने कोरोना की आपदा में अवसर तलाशने का भी काम किया है। पिछले साल जहां मार्च में देश में पीपीई किट की किल्लत थी, देश पीपीई किट के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर था, वहीं आज भारत पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत अब हर रोज 4.5 लाख पीपीई किट का निर्माण कर रहा है। पीपीई किट इंडस्ट्री 7,000 करोड़ रुपए की हो गई है। जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था। आज भारत
हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना महामारी की शुरुआत में जहां भारत वेंटिलेटर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वहीं बीते एक साल में अब देश में हर महीने 5700 से ज्यादा वेंटिलेटर का निर्माण हो रहा है। जनता कर्फ्यू के वक्त भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन बीते एक साल में देश के वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता और प्रतिभा का परिचय दिया और आज देश में कोरोना की 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जबकि 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया का वैक्सीन हब बन चुका है भारत। अब तक भारत 70 देशों को वैक्सीन सप्लाई कर चुका है। वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन आपको अभी भी कोरोना को लेकर गंभीरता बरतनी होगी। आपको कोरोना की दवाई के साथ साथ कड़ाई से नियमों का पालन भी करना होगा, क्योंकि 2021 में कोरोना का खतरा 2020 से बड़ा और गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो मास्क लगाइए, हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए, हाथों को साफ कीजिए, पानी से धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कीजिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगली खबर कश्मीर के शोपियान से लश्कर तैयबा के 4 आतंकी मार गिराए हैं सुरक्षा बलों ने। वैसे कश्मीर के लिए एनकाउंटर नई बात नहीं है, लेकिन आप इस एनकाउंटर की कहानी देखेंगे, पूरी खबर को देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारे सुरक्षा बल का एक एक जवान किस तरह से एक एक कश्मीरी नौजवान की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने तैयार है। स्याह रात का सन्नाटा और 4 साल की मासूम की पुकार। दूसरी ओर सन्नाटा है, बच्चे से आखिरी कोशिश कराई गई। इस मासूम की पुकार सुनकर पहाड़ पिघल गए। वो अंदर बैठा शख्स तो फिर भी एक पिता था। इसी आस में बच्चे की मां ने भी मिन्नतें की। शौहर जिंदगी ने उसे मौका दिया था बंदूक छोड़कर अमन अपनाने का। मेहरबानी करे तो मेहरबानी करे तो यानी से ये मैं इतनी गोल बित मारा इतनी मगर से वापस सिलेंडर कर अफान तुझे मैनिश आईफा तुझे मैनिश। मासूम की पुकार अनसुनी गई, बीवी की चीत्कार अनसुनी गई। रात गुजरती रही, फिर सुरक्षा बलों ने आखिरी कोशिश की। आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आप बच के कहीं नहीं जा सकते हैं। आप अपना हथियार नीचे छोड़ दे और फेरन अगर लगा हो तो फेरन निकाले और अपना हाथ दोनों हाथ बाहर निकालकर दोनों हाथ खड़ा होकर बाहर आ जाए। लेकिन अमन की अपील का जवाब ऑटोमेटिक हथियार की फायरिंग से मिलने लगा। ये शोपियां का मनिहाल गांव था। एक मकान में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर घेराबंदी की गई थी। आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। कार्यवाही रात 11 बजे शुरू हुई थी। पूरी रात गुजर चुकी थी, दिन हो चुका था और फिर 9 बजते बजते चारों दहशतगर्द ढेर किए जा चुके थे। सुरक्षा बलों के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि इस मुठभेड़ को केवल 1 घंटे के भीतर ही ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन कोशिश ये थी कि जो मिलिटेंट्स फंसे हैं उनको सरेंडर कराया जा सके। इसके लिए उनके परिवार को भी वहां पर लाया गया और रिक्वेस्ट की गई कि वो सरेंडर करें, लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने जवाबी में फायरिंग करी और एक्सचेंज ऑफ फायर में चारों मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए हैं। लेकिन सवाल था कि आखिर इस मुठभेड़ में 10 घंटे क्यों लग गए। ऊपर से सुरक्षा बल का एक जवान भी जख्मी हो गया। आकिब तो वापस आना चाह रहा था, पर अंदर बैठे हुए 1-2 और जो थे उन्होंने इसको रोक लिया था।
तो शायद अगर वो आ जाता अपने दिमाग से तो शायद हम उसको बचा लेते। जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है लास्ट मोमेंट तक सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल लड़कों के लिए कमिटेड हैं। अगर लास्ट मिनट तक भी हमारे पास होगा हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर भी सरेंडर लेंगे। मेरे एक लड़के को जो 34 RR का था जिसको गोली लगी है, वो गोली भी इसीलिए लगी है क्योंकि वो कवर लेकर आगे जाके उसको लाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम ये सब ना करते तो शायद ये एनकाउंटर आधा घंटा भी ना चलता। इस मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हुए हैं, जिसमें रईस अहमद भट्ट जो अक्टूबर 2020 में आतंकी बना था, आमिर शफी जो फरवरी 2021 में आतंकी बना था, आकिब मलिक जो दिसंबर 2020 में आतंकी बना था और आफ्ताब अहमद वानी था जो नवंबर 2020 से एक्टिव था। ये सारे नए नवेले आतंकी थे। इन आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 3 पिस्टल और ग्रेनेड्स मिले हैं। सुरक्षा बलों को उम्मीद थी कि ये मान की फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग के करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। वैसे इस साल अब तक 9 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 19 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन नए आतंकियों को हथियार डालने की अपील करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस आंकड़ा बताती है कि पिछले दिनों 18 नए लड़के आतंकी बन गए थे। उनमें से 5 मारे गए हैं, 3 गिरफ्तार किए गए हैं और 10 अब भी एक्टिव हैं। और इनकी वापसी के लिए सुरक्षा बल पूरी कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सिर्फ आतंकी खेती ही नहीं कर रहे, अब कश्मीरी नौजवानों को ड्रग्स के जाल में भी फंसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.